हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए मास स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी करना है। तो जी हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स के। यहाँ पे जो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला फैक्टर है वो किसी भी ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को कोरिस्पॉन्ड करता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, और माइनस के ओवर एम एक्स वाला जो फैक्टर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है वो ऑसिलेशन को कोरिस्पॉन्ड करता है जो मास स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशन को कोरिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप इन दोनों को रिलेट करें तो यहाँ से हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ओमेगा जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट के ओवर एम। तो ओमेगा हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए आ गया। तो अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ओमेगा किसके इक्वल होता है जी, 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी टाइम पीरियड के। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो जनरल रिलेशंस हैं वो वही रहेंगे जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कैलकुलेट किए हैं। बस फर्क क्या आएगा कि ओमेगा जो है वो केस टू केस वेरी करेगा। तो इस केस में क्योंकि ओमेगा जो है वो स्क्वायर रूट के ओवर एम है तो बाकी सेम रिलेशन है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा की जगह हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के ओवर एम। उसके बाद जो इनिशियल जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप उसे कैलकुलेट करना चाहें जिसका रिलेशन जो था वो हमारे पास था जी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि ओमेगा की वैल्यू मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट के ओवर एम है तो हमारा जो रिलेशन है उसमें ओमेगा की जगह स्क्वायर रूट के ओवर एम आ जाएगा। और अगर आप जो है इसको इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी या कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसको v नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है तो हम क्या करेंगे जी, हम एक्स नॉट को एक्स नॉट स्क्वायर जो है उसे कॉमन ले लेते हैं, उसे बाहर ले लेते हैं, ओमेगा के साथ कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास v जो है वो v नॉट की फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर x नॉट जो है अगर x जो है वो 0 होगा तो हमारे पास v जो है यानी कि मीन पोजीशन पे v जो है वो v नॉट के इक्वल होगी। और अगर x जो है वो x नॉट होगा यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो ऑसिलेट करते हुए मास स्प्रिंग सिस्टम में ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो 0 होगी और मीन पोजीशन पे जो है वो मैक्सिमम होगी। और आप देख सकते हैं ये इसी तरह से वेलोसिटी जो है वो भी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि मीन पोजीशन पे 0 होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो मैक्सिमम होगा। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के ऊपर 0 होता है, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमेशा मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी जो है वो उसकी 0 होती है। इसी तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उसके वो ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए वो वेरी होते रहते हैं मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन की तरफ। इसके अलावा एक सेकंड जो है ना देख लेते हैं जी इसकी एप्लीकेशन जो कि है जी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास अगर आप जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स को और जो है जनरल हमारे पास जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की अगर आप उसे कंपेयर करें तो हमारे पास जो ओमेगा है वो इक्वल आएगा स्क्वायर रूट जी ओवर एल के। और टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिस यहाँ से t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी के। लेकिन ये जो कंप्लीट मोशन है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी। पेंडुलम जो है सबसे पहले जो सिंपल पेंडुलम है हमारा उसकी जो स्ट्रिंग है हम कोशिश ये करते हैं कि उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा कम हो। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि जी वो जो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं वो नियरली उसका मास जो है वो 0 है, वो मासलेस होने चाहिए। इसके अलावा वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा जिसको स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है जो स्मॉल बॉब है, कोशिश ये की जाती है कि उसका मास जो है वो कम से कम लिया जाए, मासलेस ऑब्जेक्ट्स जो है लिए जाएं ताकि फ्रिक्शन जो है उसे हम नज़रअंदाज कर सकें, ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम किया जा सके। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से स्ट्रिंग के साथ हैंग करते हैं और उसे आप जो है डिस्प्लेस करवा देते हैं कुछ फासले पर x डिस्टेंस पर, और इस पोजीशन पर अगर आप देखें कि वो ऑब्जेक्ट m जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसके ऊपर जो है वो उसका जो मास है वो उसका वेट है वो रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट में। एक हमारे पास होगा जी उसका mg cos थीटा, दूसरा हमारे पास होगा जी mg sin थीटा।
इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जो mg cos थीटा है वो टेंशन को, स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको बैलेंस कर रहा है, यानी कि जो टेंशन है वो हमारे पास पेंडुलम के केस में इक्वल होती है mg cos थीटा के, और इस वक्त जो mg sin थीटा है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है वेट का, वो मीन पोजीशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो mg sin थीटा है ये रिस्टोरिंग फोर्स को कोरिस्पॉन्ड करता है जो ऑसिलेशन को प्रोसीड करवाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं जी mg sin थीटा। अब ये जो mg sin थीटा, हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो sin थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब अगर हमारी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो sin थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो ये जो आपको सिचुएशन नजर आ रही है, जो आपको सिस्टम नजर आ रहा है, ये जस्ट एक पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम नहीं है। सिंपल पेंडुलम कब होगा? जब हम इसके ऊपर एक खास कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन ये है कि थीटा जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को। अगर थीटा जीरो को अप्रोच करेगा तो sin थीटा जो है वो नियरली थीटा के इक्वल होगा, तो तब हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो mg थीटा के इक्वल आ जाएगी। अब आफ्टर दिस कंडीशन, आप इस कंडीशन को लगाने के बाद ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, यानी कि जो पेंडुलम है ये सिंपल पेंडुलम है। तो इसमें ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आगे इसको फर्दर लेके चलते हुए हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है जी स्क्वायर रूट g/L। इसमें एक मैं अहम चीज आपको बताता चलूं कि जो हमारा जो पेंडुलम है इसमें हम एक खास पेंडुलम लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी सेकंड पेंडुलम। जो सेकंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/2 यानी कि 0.5 हर्ट्ज होती है, और इसकी जो लेंथ है वो नियरली 1 मीटर होती है। इसकी जो लेंथ है वो नियरली 1 मीटर जो है वो ली जाती है। नेक्स्ट हम जो एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस पे देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट्स की। तो भाई किसी भी लम्हे जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी U = ½ kx² से। किसी भी लम्हे पर U जो है यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करता है, और इस तरह से अगर आप किसी भी लम्हे पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे ½ kx0 स्क्वायर इंटू 1 - x² डिवाइड बाय x0 स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अगर जी x 0 होगा, अगर x 0 हो यानी कि मीन पोजीशन हो, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है वो वैनिश कर जाएगी, जो जिसको आप जो है वो ब्लू कर्व से देख सकते हैं। तो मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी, जबकि मीन पोजीशन पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, जो कि इक्वल होगी ½ kx0 स्क्वायर के। जबकि अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, x जो है वो x0 के इक्वल हो जाएगा, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे वैनिश हो जाएगी जी। हमारे पास x जो है वो x0 के इक्वल आ जाएगा, तो x0² डिवाइड बाय x0² 1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो जी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेन पोजीशन के ऊपर हमारे पास वैनिश कर जाती है, 0 होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। इसमें आपको कर्व नजर आ रहे हैं दो, एक ब्लू कलर का है जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और एक जो है वो ग्रीन कलर में है जो कि काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं दोनों ऑपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ चलता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मीन पोजीशन पर आकर उस ऑब्जेक्ट की सारी जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पे 0 हो जाती है। इसके अलावा फर्दर जब वो सेकंड एक्सट्रीम की तरफ चलता है, अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑपोजिट साइड पर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जी कितना डिस्प्लेसमेंट है x की किस वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी, तो हम क्या करेंगे जी, जो हमारे पास ऊपर रिलेशन गिवन है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, हम दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वेट कर देंगे इन दोनों को। जैसे ही हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और फाइनली हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट
पॉइंट आएगा वो होगा जी x नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो x इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर रूट 2 जो है ये वो पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है कि ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की इक्वल होंगी। तो ये जो डॉटेड लाइन है दरमियान में वो जो x को क्रॉस कर रही है इन जनरल, वो जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू x नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी जितनी है एक्सट्रीम पोजीशन पे उतनी ही मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इफ द मास ऑफ अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इज डबल, अगर जो हमारे पास पेंडुलम है अगर आप उसका मास डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा या वो जीरो हो जाएगा। तो जी अगर मास जो है उसे डबल कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पे, क्योंकि जो मास है पेंडुलम का वो टाइम पीरियड जो है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें ठीक है। इसके अलावा सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास, इफ अ मास ऑफ 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्प्रिंग पे जो है वो गिराया जाता है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आपने ये बताना है जी व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी एक्सप्रेस्ड। आपने ये बताना है जी कंप्रेस्ड वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक हमारा जो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा। तो इसके लिए हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। इसमें हाइट इन्वॉल्व है, उसमें यानी कि हमारी जो हाइट इन्वॉल्व है तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और वो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेशन में जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होगा गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। उनको इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो 1.4 मीटर होगा, जो कि बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर है।